नमस्कार जी। मेरे जैसे काफ़ी लोग आपको ये कहते होंगे कि फसल अवशेष नहीं जलाओ, इससे आपकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों की विविधता को खतरा है और आपका फसल की उत्पादकता कम हो जाएगी। और फसल अवशेष मुझे लगता है किसान सिर्फ इसलिए नहीं जलाता कि अगले सीजन में उसको बुआई करने में परेशानी आएगी, बल्कि उसकी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे मेरी खुद की एक एज ए किसान एक पर्सन मेरे खुद से भी है, आपके बिहाफ पे मैं मेरे खुद से पूछ रहा हूँ कि भाई जब हम थ्रेशिंग करते हैं और उसका जहाँ भूसा गिरता है उस पूरे भूसे को यदि हम उठा भी लेते हैं और भूसे के थोड़े बहुत अवशेष जो बच जाते हैं, उन अवशेषों की वजह से भी अगले सीजन में वहाँ फसल कमज़ोर होती है। जबकि भूसा तो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ था, उसकी वजह से भी फसल कमज़ोर थी। तो मैं यदि पूरे खेत की नौलाइयाँ खेत में मिलाऊंगा तो वो तो बड़े बड़े टुकड़े हैं नौलाइयों के, उसकी वजह से भी मेरी अगली फसल भी कमज़ोर हो सकती है। ऐसी कुछ भ्रांतियाँ। फिर फसल अवशेष क्यों नहीं गलते हैं और हरी खाद ढेंचा सनई का जो मैं वकालत सबसे ज़्यादा करता हूँ, उनके अवशेष क्यों गल जाते हैं, ज़मीन में क्यों सड़ जाते हैं। तो इन सभी बातों पे आज चर्चा मैं करूँगा और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये मैं समझता हूँ यदि आप खेती करते हैं किसी भी चीज़ की तो ये कॉन्सेप्ट आपके ताउम्र काम आएगा और फिर आप भूसे के साथ में अलग ही तरीके से मुझे लगता है डील करेंगे इसके बाद में, और उसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे, एक वेस्ट के नज़रिए से नहीं देखें। मैं यहाँ आपको वो कोरा किताबी ज्ञान पिलाने के लिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी लिमिटेशन जानता हूँ कि क्या लिमिटेशन है, भूसे को क्यों आग लगाई जाती है। पर मैं ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने वाला हूँ, यदि आप समझेंगे तो इसके बाद में आपके कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी और ये भी पता लग जाएगा क्यों आदमी आग लगाता है। एनीवे, कॉन्सेप्ट ये है कि बॉस, आपका एक मिट्टी में, आपकी ज़मीन में एक कार्बन और नाइट्रोजन, इसका एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, जिसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ कार्बन नाइट्रोजन का ये जो रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये आपकी मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अमूमन 10 भाग इसमें कार्बन होता है और 1 भाग इसमें नाइट्रोजन होता है। वैसे इसे रेंज में होता है, 8 से 12 भाग इसमें कार्बन होता है और 1 भाग इसमें नाइट्रोजन होता है। मैंने 10:1 इसको लिख दिया। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, इनका कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, इसमें कार्बन 4 से लेके 8 तक होता है कि रेंज में होता है और नाइट्रोजन इसमें 1 भाग नाइट्रोजन होता है। ये इस सूक्ष्म जीवों का होता है। इसमें भी आप अंदर डीप जाओगे तो जो 4:1 वाला जो सिचुएशन बनेगी वो बैक्टीरियाज में बनेगी, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें कार्बन का नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो थोड़ा नेरो होता है। फंजाई में 8 तक होता है। खैर एनीवे, छोड़ें इसके भी। और आपके जो भूसा होता है, चाहे वो धान का हो चाहे वो आपके गेहूं का हो, जो ये आपकी नौलाइयाँ होती हैं, इनका इन फसल अवशेषों का जो धान्य फसलें हैं, इसमें दलहनी फसलें नहीं है, धान्य फसलें, इनका कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है वो 80 भाग इनमें कार्बन होता है और 1 भाग इनमें नाइट्रोजन होता है। यानी बहुत वाइडर होता है। कार्बन की मात्रा इसके आपके फसल अवशेषों में बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन का भाग इसमें कम होता है। जैसे ही आपने फसल अवशेष, ये धान्य फसलों के हैं, सीरियल्स के मान लो, जिसमें आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपकी चावल और गेहूं आ गया, जो आ गया, इनके फसल अवशेषों में कार्बन का पोर्शन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का कम होता है। इनका जो CN रेशियो है वो बड़ा वाइडर होता है। ये वाइडर मतलब क्या कहते हैं, चौड़ा, मतलब कार्बन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है। अब क्या होगा जब आपने फसल अवशेष ज़मीन के अंदर, जब फसल अवशेष आपने ज़मीन के अंदर छोड़े हैं, ये जैसे आपने फसल अवशेष ज़मीन के अंदर छोड़ दिए, तो यदि नमी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ सूक्ष्म जीव होंगे और वो सूक्ष्म जीव इस फसल अवशेष को सड़ाने गलाने की कोशिश करेंगे।
इस फसल अवशेष का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है, 80:1 है। और आपके सूक्ष्म जीव जो हैं इनका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है, 4:8:1। अब जैसे फसल अवशेष आपके अभी गेहूं के फसल अवशेष हैं, उनको आपने पलट दिया, नमी की अवस्था है, तो उस पर सूक्ष्म जीव आएंगे और वो सूक्ष्म जीव, वो माइक्रोब्स, उसको डिकम्पोजिशन यानी उसको सड़ाना स्टार्ट करेंगे। और वो डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस फसल अवशेष से अपनी बॉडी के बिल्डिंग के लिए, अपनी सेल सिंथेसिस के लिए वो उससे कार्बन ले लेंगे, उस फसल अवशेष से वो कार्बन लेंगे और नाइट्रोजन उससे लेंगे। लेकिन इसमें कार्बन तो खूब है, कार्बन तो इसमें 80 भाग है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन एक ही है। जबकि उसके शरीर को क्या चाहिए, उसके शरीर को कार्बन 4 से 8 भाग यदि वो कार्बन लेता है कोई माइक्रोब्स, जैसे मान लो आप तो अपर लिमिट पकड़ के चल लो, यदि 8 किलो यदि वो कार्बन खाता है तो उसके साथ में उसको 1 किलो उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, जबकि इसमें तो कार्बन ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, यदि उसको उस फसल अवशेष से तो उतना नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, ऐसी कंडीशन में वो सूक्ष्म जीव उस ज़मीन में उपलब्ध नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में लेना स्टार्ट कर लेगा। क्यों होगा क्या कि जब आप फसल अवशेष डालोगे तो उसमें जो मिट्टी में जो मौजूद हैं सूक्ष्म जीव, वो उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और वो उसके कार्बन को अपने लेंगे, लेकिन कार्बन के साथ में उसको नाइट्रोजन भी चाहिए और उस फसल अवशेष में उतना नाइट्रोजन नहीं है, तो वो ज़मीन का नाइट्रोजन उठाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे वो सड़ना गलना स्टार्ट होगा, और क्योंकि बहुत सारा आपका कार्बनिक पदार्थ है, तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन का सोर्स है, तो इन सूक्ष्म जीवों की भी पॉपुलेशन उस कार्बनिक पदार्थ के ऊपर बढ़ेगी तो वो वही बात कि उस फसल अवशेष में तो उतनी कार्बन तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो वो नाइट्रोजन वो ज़मीन से उठाना स्टार्ट करेगा। और उसमें जैसे जैसे उसका डिकम्पोजिशन होगा सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी और वो बहुत ज़्यादा अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई, कार्बन है उनके लिए खाने के पास, लेकिन उसमें भूसे में आपके में नाइट्रोजन नहीं है, तो वो ज़मीन की नाइट्रोजन वो उठाना स्टार्ट कर देंगे। और होगा क्या कि उस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि उसने फसल अवशेष में उनको कार्बन ज़्यादा मिला, नाइट्रोजन कम मिला, और जबकि उनके शरीर का नेचर ऐसा है कि उनको नाइट्रोजन भी चाहिए। उनको यदि वो 8 भाग कार्बन खा रहे हैं तो 1 भाग वो उनको नाइट्रोजन उसके निस्बत चाहिए। यहाँ कार्बन 80, नाइट्रोजन है 1, तो वो नाइट्रोजन ज़मीन से उठाना स्टार्ट कर देगा। ज़मीन में उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब आपकी ये जैसे सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन बढ़ गई, खूब सारी बढ़ गई, और जैसे ये फसल अवशेष पूरी तरह से सड़ गल जाएंगे तो उनके लिए कार्बनिक पदार्थ खाने के लिए इन माइक्रोब्स के पास में नहीं रहेगा। तब क्या होगा कि ये सूक्ष्म जीव अब मरने लग जाएंगे, ये सॉइल के माइक्रोब्स मरने लग जाएंगे। चाहे ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं, ये एक्टिनोमाइसीटीज भी होते हैं। सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का ज़्यादा रोल रहता है, तो उसके बाद में फंजाई का, लेकिन हार्ड चीज़ों को एक्टिनोमाइसीटीज गिलाता है। इस पर कभी अपन और दिन बात करेंगे। तो जब ये आपका कार्बनिक पदार्थ है ये पूरा सड़ गल जाएगा तो ये माइक्रोब्स के लिए खाने के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो ये खुद मरने लग जाएंगे और इनका डिकम्पोजिशन दूसरे माइक्रोब्स करने लग जाएंगे, इनका ये भी सड़ेंगे गलेंगे। और जब ये सड़ेंगे गलेंगे तो इनकी बॉडी से वो नाइट्रोजन जो इन्होंने यहाँ ज़मीन से नाइट्रोजन उठा के इस भूसे को गलाने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि भूसे को गलाएंगे तो इनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन इनको चाहिए वो रेशियो बॉडी का मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो ज़मीन से नाइट्रोजन उठाई थी, और जब ये मरेंगे तो ये वापस ये नाइट्रोजन उस ज़मीन के अंदर रिलीज हो जाएगी और वो ज़मीन पुनः वैसी हो जाएगी या उससे अच्छी हो जाएगी। उससे अच्छी इसलिए हो जाएगी कि मान लो यहाँ तो पहले 50 किलो नाइट्रोजन अवेलेबल, आप 100 किलो नाइट्रोजन मान लो कि अवेलेबल फॉर्म में थी, 100 kg नाइट्रोजन अवेलेबल थी पहले। लेकिन जब आपका ये भूसा यानी कि आपका 1 हेक्टेयर में 60 क्विंटल आप गेहूँ पैदा कर रहे हो तो, या 50 क्विंटल भी गेहूँ पैदा कर रहे हो, तो उसके साथ में उसका सवाया भूसा होता है, 75 क्विंटल भूसा आया है, तो वो 75 क्विंटल भूसे से
1 हेक्टर में जितनी नाइट्रोजन इस भूसे की थी वो भी उस ज़मीन में आई है, तो वो 100 किलो थी, तो हो सकता है कि वो 125 किलो नाइट्रोजन, 100 यहाँ 150 किलो नाइट्रोजन वो होगी, क्योंकि वो भूसे वाली नाइट्रोजन भी रिलीज फॉर्म में आ गई। लेकिन एक समय के लिए वो नाइट्रोजन उन सूक्ष्म जीवों की बॉडी के अंदर लॉक हो गई। इसको टेम्परेरी मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, मतलब कि एक समय के लिए वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। यही वजह है कि जब आप जहाँ थ्रेशिंग करते हो और उसका भूसा पड़ा रहता है, वहाँ अगले सीजन में वहाँ फसल कमज़ोर होती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ की नाइट्रोजन वो उस भूसे को डिकम्पोजिशन करने के लिए उन सूक्ष्म जीवों ने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर ली। लेकिन जब वो पूरी तरह से भूसा सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो वो माइक्रोब्स जब मरेंगे, उनकी जिनकी बॉडी में, मैं जैसे माइक्रोब्स हूँ, तो मेरी बॉडी में वो जो नाइट्रोजन है, और जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो वो बॉडी से रिलीज हो जाएगी और वो पौधों को मिलेगी। इसीलिए उस भूसे के ऊपर कुछ समय के बाद में वहाँ वास्तव में बाद में अच्छी फसल होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो फर्टिलिटी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। ये सिर्फ एक नाइट्रोजन के परिप्रेक्ष्य में ये बात मैंने समझाई है। बाकी फास्फोरस, सल्फर सबके केस में ऐसी चीज़ लगती है। तो बस जबकि नाइट्रोजन की ज़्यादा इन माइक्रोब्स को ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके प्रोटोप्लाज्म में जैसे इनको सेल वाल सिंथेसिस के लिए इनके लिए तो कार्बन चाहिए, वो तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। तो इनको स्पेशली बैक्टीरिया को, तो इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ये डेफिशिएंसी सॉइल सिस्टम के अंदर कर देते हैं। तो जब ये मरेंगे तब वो आपकी रिलीज हो जाएगी। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? यदि हम, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो फसल अवशेष मिलाए नहीं, अगली फसल हमारी कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, हमें फसल अवशेष मिलाने चाहिए, लेकिन उसका काम, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोगों ने आपने कुछ रिकमेंडेशन में सुना होगा कि वो कहते हैं कि शुरू में थोड़ा आपको फसल अवशेष मिलाने से पहले यूरिया फेंक देना चाहिए। तो वो यूरिया फेंकने का पर्पज़ यही है कि वहाँ उस एरिया में आप जब यूरिया फेंक देते हो तो वहाँ एडिशनल आप नाइट्रोजन दे देते हो। तो यदि वो सॉइल वाली नाइट्रोजन को अपने अंदर लेके लॉक भी कर लेंगे कुछ समय के लिए, तो वो लॉक कर लेंगे, लॉक करने की ड्यूरेशन में भी उनके वहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि अपने एडिशनल नाइट्रोजन दे दी। और आप जितनी ज़्यादा वहाँ नाइट्रोजन दोगे यूरिया के मार्फत, ज़्यादा आपने नाइट्रोजन दी है, बहुत एक्सेस नहीं देनी है कि वहाँ वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाए, तो उससे आपका वो डिकम्पोजिशन भी फास्टर हो जाएगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन सूक्ष्म जीवों का नेरो होता है, कम होता है। इसकी वजह से ये मिट्टी की इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और उस भूसे में उतना भाग कार्बन नाइट्रोजन नहीं होता जितना उनकी बॉडी के लिए चाहिए। तो इसलिए वो एक टाइम के लिए मिट्टी वाली नाइट्रोजन को लॉक कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो मरते हैं, सड़ते गलते हैं वो माइक्रोब्स, तब वो उस मिट्टी के अंदर वो नाइट्रोजन आ जाती है और उससे हमारी फसल बढ़िया होने लग जाती है। तो फसल अवशेष हम खेत में मिलाएं, लेकिन थोड़ा हम उसमें एडिशनल यूरिया डालें। इन जनरल सामान्य परिस्थितियां हैं, तो कोई भी इस टाइप के फसल अवशेष आपके जनरली 4 से 8 वीक में, यानी कि 1 से 2 महीने में आपके ये सड़ गल जाते हैं। ये डिपेंड करता है उसमें मॉइस्चर कितना है और वहाँ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कितनी है और उस सोइल का माइक्रोफ्लोरा फ्यूना कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि हमने आग लगा के उसके सूक्ष्म जीवों को ही तबाह कर रखा है तो वो बहुत देरी से गलाएंगी। इंडिया की कंडीशन में फसल अवशेष जलाने का एक मोटा रीज़न ये भी है, और ये हर कोई जानता, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, कि गेहूं की कटाई के बाद में मॉइस्चर खेतों में रहता नहीं है, पानी लगाने की हमारी कंडीशन नहीं रहती है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। और जब मॉइस्चर नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो फिर वो फसल अवशेष बहुत धीरे से गलते हैं। यही फसल अवशेषों को जुताई कर दो, पानी लगा दो, थोड़ा सा यूरिया फेंक दो, आराम से सड़ गल जाएंगे, लेकिन ये हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आती है कि जैसे धान्य फसलें हैं, इनके फसल अवशेष जब गलते सड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन की लॉकिंग करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की लॉकिंग करते हैं। लेकिन जब ढेंचा या सनई, हरी खादें आप करते हो तो उनसे ऐसा क्यों नहीं होता है? उनसे आप फसल 7 दिन बाद में भी कर लोगे तो भी बढ़िया क्यों हो जाती है? उसका रीज़न है कि ढेंचा जो आपका होता है या जो सनई की हरी खाद है, इनका कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 20:30:1 ही होता है। इनमें कार्बन बहुत कम होता है और नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा होता है। तो
यदि कार्बन कम है तो जैसे माइक्रोब्स आपके डेवलप हुए, हालांकि इनका 4:8:1 इनका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है और इसका 20 से 30 है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार मान लो थोड़ी नाइट्रोजन, हालांकि इसका थोड़ा सा इनसे तो ज़्यादा ही है, इनसे तो लगभग 3 गुना ही है, लेकिन एक बार नाइट्रोजन की लोक भी होगा तो वो एक बार प्रोसेस चलता रहता है। मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन ज़्यादा अंदर आपको घुसाऊंगा नहीं, पर मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब जल्दी से वो सड़ गल जाती हैं। और दूसरा, हरी खादों को अपन जब 50 दिन के आसपास सड़ाते गलाते हैं, मिला देते हैं ज़मीन के अंदर, तो उससे क्या है, उसमें वो मतलब आप तो मोटा मोटी ये समझे कि उसमें वो रेशा टाइप नहीं पड़ता है। रेशा उसको टेक्निकली हम कह सकते हैं कि लिग्निन या सेलुलोज हेमिसेलुलोज नहीं बनता है, इसकी वजह से वो जल्दी गल जाता है। एक वो भी बात होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है, इसकी वजह से वो जल्दी सड़ गल जाती है। मैंने कोशिश की इस कॉन्सेप्ट को समझाने की। आपकी कोई क्वेरी है तो मैं इसको और से ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। और देखिए, अब इतनी सिंपल सी बात याद रखें, जब भी फसल अवशेष हो आपके, भले ही भूसा हो या कुछ भी हो, आप थोड़ा सा वहाँ यूरिया का एक्स्ट्रा डोज दे दें, क्योंकि वो एक बार टेम्प्रेरी वो नाइट्रोजन आपकी लोक हो गई है। और ये नाइट्रोजन के परिपेक्ष में नहीं है, बाकी न्यूट्रिएंट के परिपेक्ष में भी ऐसा होता है, पर थोड़ा एडिशनल उसमें नाइट्रोजन दे दें तो वो आपका जल्दी से सड़ गल जाएगा और वहाँ फसल आपकी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।